शेड्यूलर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हम लोगों ने इसके अंदर देख लिया था क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क करता है आपके किस किस स्टेज के बीच में। यस एलेन, वीडियो ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात हो रही थी। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क्स बिटवीन योर रेडी स्टेट एंड सीपीयू या रनिंग स्टेट के बीच में। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो पहली दो स्टेट के बीच में काम करता है, यानी कि स्टार्ट स्टेट एंड रेडी स्टेट के बीच में, जिसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। अब ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्यों बोल रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्यों बोल रहे थे? लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, करेक्ट। तो लॉन्ग और शॉर्ट किसी ना किसी पर्पज से ही इनको नाम दिया होगा। तो उसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो जो पाथ पूरा करता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क से रैम पर लोड करता है। तो हार्ड डिस्क इज अ स्लो डिवाइस एज कंपेयर टू अवर रैम एंड अदर फास्ट डिवाइसेस इन कंप्यूटर। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में से डेटा को सर्च करके लेके आना, देन रैम पर लोड करना, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है सिस्टम के अंदर। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्विकली एक्टिव होता है और बहुत ही फास्ट काम करता है। इसका काम क्या होता है एक्चुअली, जो आपकी रेडी स्टेट है, यानी कि जो आपके रैम पर प्रोसेसेस हैं रेडी टू एग्जीक्यूट, उनको सीपीयू एलोकेट करना। सीपीयू जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, मतलब कि खाली होगा, जैसे ही कोई प्रोसेस सीपीयू को लीव करके जाएगी या डी एलोकेट करके जाएगी, वैसे ही आपका क्या होगा, उस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को फास्ट रैम में से दूसरी जॉब को सीपीयू को देना पड़ेगा ताकि सीपीयू का पूरा टाइम यूटिलाइज हो सके, राइट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। ठीक है, इसका दूसरा नेम क्या है, सेकेंड नेम क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर है। और पहला जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था उसका नेम था जॉब शेड्यूलर। ये इन नेम से भी पूछा जा सकता है कभी कभी, तो इनके निक नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। सीपीयू शेड्यूलर, it select one of the job from a ready queue and dispatch to the CPU for execution. A scheduling algorithm is used to select which job is going to be dispatched for the execution. Scheduling algorithm is used. Scheduling algorithms को हम यूज करेंगे किस जॉब को चूज किया जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना किसी को भी उठा लिया इसने और सीपीयू को जाके दे दिया, वो तो लड़ाइयाँ हो जाएगी प्रोसेसेस के बीच में कि मुझे क्यों नहीं भेजा, दूसरी वाले को क्यों भेजा। करेक्ट, ये तो सिस्टम है, यहाँ पर सब चीजें इंस्ट्रक्शन से ही फॉलो हो रही है, ऐसा तो नहीं किसी की मर्जी चल रही है। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सब एक एल्गोरिथम्स होती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिनके बेस पे आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है और किस प्रोसेस को उठाना है मल्टीपल प्रोसेसेस में से वो डिसाइड करता है। तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और यही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास भी वहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगी, हम बताएंगे कि उसमें से कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी उसके बाद होगी, कौन सी सबसे लास्ट में होगी। यही एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे और इन्हीं में से एक एल्गोरिथम आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक टाइम पर यूज करता है। ओके, the job of short-term scheduler can be very critical in the sense that if it is select job whose CPU burst time is very high, then all the job after that will have to wait in the ready queue for a very long time. Burst time, एक टर्म आई यहाँ पर burst time. Burst time का मतलब होता है कितने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे सपोज एक प्रोसेस आई है, उसका सिस्टम में एक तो अराइवल टाइम होगा कि किस टाइम पर वो अराइव हुई, और दूसरा होता है उसका बर्स्ट टाइम, यानी कि वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे सपोज एक प्रोसेस आई है और उसका बर्स्ट टाइम है 5, दैट मीन्स दैट प्रोसेस रिक्वायर्ड 5 यूनिट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। ठीक है, दूसरी प्रोसेस आई उसका बर्स्ट टाइम है 15,
तो उसका मतलब है 15 यूनिट ऑफ टाइम में वो कंप्लीट हो जाए। तो बर्स्ट टाइम का मतलब हम कह सकते हैं कि उसका टोटल रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, टोटल रिक्वायर्ड टाइम। नाउ अब सीपीयू शेड्यूलर, ये जो आपका सीपीयू शेड्यूलर होता है, इसका काम बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस को पहले पिक कर लेगी, ज्यादा का मतलब सपोज एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 25, तो 25 वाली प्रोसेस को अगर इसने पहले पिक कर लिया, अब वो 25 यूनिट ऑफ टाइम के लिए वही होल्ड करके रखेगी सारी रिसोर्सेज को, तो बाकी रिसोर्सेज को बहुत लंबे टाइम के लिए वेट करना। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को बहुत ही ज्यादा शार्प होना पड़ेगा इसके लिए कि आपका जो प्रोसेसेस हैं वो सारी एक साथ कैसे एग्जीक्यूट होगा, राइट। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टारवेशन। और ये जो वेट करने का जो प्रॉब्लम है कि प्रोसेसेस वेट करती रहती है नंबर आएगा कब वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टम्प को स्टारवेशन। स्टार्व करना, भूखे रहना, मतलब उसको नहीं मिल रहा उसको जो चाहिए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, व्हाट इज स्टारवेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टारवेशन का सिंपली मीनिंग है कि प्रोसेसेस रेडी टू रन है रैम पर, लेकिन उनको सीपीयू नहीं मिल पा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम स्टारवेशन, which may arise if the short-term scheduler makes some mistakes while collecting the job। और वो किसकी वजह से आती है स्टारवेशन, अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अपना काम प्रॉपर्ली ना करे। अगर वो प्रॉपर्ली अपना काम कर रहा है कि भाई छोटी प्रोसेस को पहले ले लिया, फिर बाकी की प्रोसेस को दिया, तो उस केस में क्या होगा, छोटी प्रोसेस तो फटाफट खत्म हो जाएगी, तो बाकी की प्रोसेसेस को ज्यादा वेट नहीं करना, तो ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम कम आएगी सिस्टम के अंदर। क्लियर है ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नाउ नेक्स्ट इज मीडियम टर्म शेड्यूल। शॉर्ट एंड लॉन्ग के बाद आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म शेड्यूलर सिंपली कहाँ काम करता है, आपके रनिंग एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ पर काम कर रहा है ये मीडियम टर्म शेड्यूलर, आपके सीपीयू यानी कि रनिंग और रेडी स्टेट के बीच में। और कब एक्टिवेट होता है, जब आपकी किसी प्रोसेस को सीपीयू में एग्जीक्यूशन के बाद या बीच में इनपुट आउटपुट या किसी अदर इवेंट के लिए वेट करना हो, तो तब मीडियम टर्म शेड्यूलर जाता है, उस प्रोसेस को सीपीयू में से फैच करके लाता है और उसको वेटिंग क्यू में डालता है। दैट इज द टास्क ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर टेक्स केयर ऑफ स्वैप आउट प्रोसेस। स्वैप आउट मतलब जो बाहर गए हैं, ठीक है, रैम से भी और सीपीयू से, वो वेटिंग क्यू में होती है उतनी देर। If the running state processes need some input output time for the completion, then there is a need to change its state from running to waiting। ठीक है, अगर उसको सीपीयू नहीं रिक्वायर्ड है, इनपुट आउटपुट अब रिक्वायर है, तो उसको रनिंग से हटा करके वेटिंग में उसको डालना पड़ेगा, तो उसकी स्टेट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेट अब रनिंग से हो जाएगी वेटिंग। मीडियम टर्म शेड्यूलर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। It removes the processes from the running state to make room for the other processes. Such processes are the swapped out processes, and this procedure is called swapping। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग का प्रोसेस। स्वैपिंग का मतलब अगर सीपीयू में कोई प्रोसेस चल रही है और उसको अब सीपीयू रिक्वायर्ड नहीं, उसको बाहर करना है सीपीयू से, दैट इज कॉल्ड, या किसी भी रैम से बाहर करना है, कहीं से भी बाहर करना है, तो दैट इज कॉल्ड स्वैप आउट। अगर लेके आना है, दैट इज कॉल्ड स्वैप इन। स्वैप इन बाहर निकालना, स्वैप आउट, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। ओके, तो ये था आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को दोबारा रेडी में भी यही पुट करता है। It reduces the degree of multi-programming। मल्टी-प्रोग्रामिंग की डिग्री को ये रिड्यूस कर देता है। अब मल्टी-प्रोग्रामिंग की डिग्री कैसे रिड्यूस होगी इसकी वजह से, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। मल्टी-प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है कि रैम पर आपकी एक साथ कितनी प्रोसेसेस हैं जिनको एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। कभी किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिया, कभी किसी को कुछ दे दिया, तो सब एक साथ चल रही है। दैट मींस अब अगर एक प्रोसेस थी, सपोज P1 थी और वो उसको सीपीयू मिल गया। अब उसको जब सीपीयू मिल जाएगा तो वो यहाँ पर खाली कर देगी अपना स्पेस और चली जाएगी सीपीयू पे एग्जीक्यूट। लेकिन अगर उसको बीच में ही
इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये जो P1 है इसको यहाँ से भी हटा देंगे, स्वैप आउट कर देंगे और कहाँ डाल देंगे, वेटिंग पे। वेटिंग पे डाल दिया। अब वेटिंग के बाद ये दोबारा रैम पर आ जाती है, दोबारा रैम पर आ जाती है, यानी कि दोबारा रेडी स्टेट में आ जाती है। तो फिर से इसने रैम का एक पोर्शन फिर से ले लिया। तो जहां पर न्यू प्रोसेस आ सकती थी वहां पर वही पुरानी प्रोसेस घूम के आ जा रही है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ये हमेशा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कर देता है। एक रूम जो खाली हो चुका था उसको दोबारा उसी गेस्ट ने भर लिया जो कि चला गया था, जो रेंट दे चुका था। अब वो दोबारा तो रेंट देगा नहीं, तो दोबारा आ गया, तो दैट मीन्स उनका लॉस हो गया वहां पर, कि रूम भी बुक हो गया, पैसे भी नहीं आए। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी रिड्यूस हो गई। The swapping is necessary to have a perfect mix of processes in the ready queue. स्वैपिंग जो होती है आपकी वो नेसेसरी होती है ताकि आपकी रेडी क्यू में हर टाइप की प्रोसेसेस, इनपुट आउटपुट बाउंड भी और सीपीयू बाउंड भी, दोनों टाइप का मिक्सअप रह सकते हैं। करेक्ट। तो ये होते हैं आपके तीनों टाइप के शेड्यूलर। अब इन तीनों शेड्यूलर में कोई भी क्वेरी हो, किसी भी की डाउट हो तो पूछिए। इतनी सारी चीजें मुझे पता है आप लोग को याद नहीं रह पाएंगी, स्टारवेशन, स्वैपिंग, जो चीजें मैं बीच में बता रही हूँ, बट एटलीस्ट आप लोग को ये चीजें टर्म्स क्लियर होनी चाहिए ताकि जब आप दोबारा इसको रिवाइज करो तो आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आए, याद रह सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तीनों शेड्यूलर्स का। Okay, now next topic is PCB. Process Control Block. एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब भी हम लोग कहीं पर जाते हैं, जैसे सपोज किसी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए गए, तो आप ऐसे ही उठा के तो नहीं जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाते हो जो जो रिक्वायर्ड होते हैं। देन वहाँ पर जो फॉर्म आप फिल करते हो वो भी उसी के साथ रख देते हो। देन आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है आप उसे एक फाइल में रख देते हो। ठीक है, अब आगे जब वो प्रोसेस होना होता है, आपका एडमिशन का प्रोसेस है, तो आपकी फाइल आगे जाती है। ठीक है, कि भाई ये पास हो गया, इस स्टेज से दूसरी स्टेज में चला गया। तो वो फाइल क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, पूरी कंप्लीट, कि 10th कहाँ से किया है, कितनी परसेंटेज है, 12th कहाँ से किया है, कितनी परसेंटेज है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये वो बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो वो फाइल अपने आप में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है। और जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता तब तक वो फाइल रोटेट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जब फाइनली आपका हो जाता है तब उनको स्टोर कर देते हैं। जब प्रोसेसेस सिस्टम में आती हैं तो प्रोसेसेस भी ऐसे ही आती है, लेकिन उसके साथ साथ चीजें जुड़ती जाती हैं, जैसे कि उसकी आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी। ठीक है, उसके साथ में और चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें उसके साथ में जुड़ती जाती है। तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसको हम कह सकते हैं कि प्रोसेसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और जब प्रोसेसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करती हैं तो ये पीसीबी भी फिर अपडेट होती रहती है और उसके साथ मूव करती जाती है। एक्चुअली ये पीसीबी ही मूव करती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि इस पीसीबी के अंदर, इस फाइल के अंदर रहता क्या क्या है प्रोसेस से रिलेटेड। So, a process control block is data structure maintained by the operating system for every process. हर प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेपरेट पीसीबी मेंटेन करता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस लाइफ साइकिल। जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट एंड नहीं हो जाती तब तक वो पीसीबी सिस्टम के अंदर रहती है। जैसे ही वो टर्मिनेट हुई, प्रोसेस फिनिश हुई, तो वो पीसीबी भी फिर आपकी रिमूव कर दी जाती है। The PCB is identified by an integer process ID. और हर एक प्रोसेस की पीसीबी को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसका क्या होता है, प्रोसेस आईडी, पीआईडी जिसको हम कहते हैं प्रोसेस आईडी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कि जैसे हम कॉलेज में आ रहे हैं एडमिशन के लिए, तो हमारा नेम के जैसे और भी नेम के स्टूडेंट हो, तो सेम नेम सबके हो सकते हैं, सेम स्कूल हो सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो सेम है। तो हमको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर फॉर्म नंबर मिल जाता है कि इस वाले फॉर्म नंबर,
उससे हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किस वाले स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस के साथ में होता है प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस को एक यूनिक प्रोसेस आईडी एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी जैसी कोई प्रोसेस आईडी किसी अदर प्रोसेस के पास एट द सेम टाइम नहीं हो सकती। The PCB is maintained for a process throughout its life cycle, and it deleted once the process terminates. The architecture of a PCB is completely dependent on operating system and may contain different information in different operating systems. हर operating system का अपना तरीका होता है PCB को मेंटेन करने का, उसमें क्या क्या रखना है वो उसका खुद का डिसीजन होता है। अब वो चीजें जो एक PCB होल्ड करती है, a PCB keeps all the information needed to keep track of a process as listed below. ठीक है, और किस काम में आती है PCB? किसी प्रोसेस की प्रोग्रेस, उस प्रोसेस को ट्रैक करने के काम में, ठीक है। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो आप लोग, उसके बाद क्या करते हो, ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हो। हाँ, कि आपने सपोज शूज मंगाए हैं और आप बहुत अच्छा ईगरली उसका वेट कर रहे हैं कि कब मेरे शूज आए। होता है ना, कोई नई चीज मंगाओ तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है कि कब आएंगे, कैसे होंगे। तो आप लोग क्या करते हो, ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा शिप हो गया, अच्छा कहाँ पहुंच गया, डिस्पैच हो गया, नहीं हो गया, कहाँ अजमेर आ गया, जयपुर आ गया, कहाँ, राइट। तो उसकी ट्रैकिंग करते हो आप प्रॉपर। तो यहाँ पर पीसीबी यूज में आती है प्रोसेसेस को ट्रैक करने के काम में, कि प्रोसेस का क्या स्टेट चल रहा है। लाइफ साइकिल हमको पता है कि ये के बाद इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी और लास्ट में टर्मिनेट आएगी। तो उसकी स्टेट्स को भी अपडेट करना पड़ता है पीसीबी के अंदर, ताकि पता चलता रहे कि प्रोसेस का क्या पोजीशनिंग क्या चल रही है, स्टेटस क्या चल रहा है उसका, ठीक है। तो ये पीसीबी ही वो हेल्प करती है। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रोसेस स्टेट, वो इंफॉर्मेशन जो पीसीबी के अंदर पहले नंबर पे स्टोर होती है, दैट इज प्रोसेस स्टेट। अब हमको पता है कि स्टेट क्या होती है, स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, रेडी हो सकती है, ठीक है, रनिंग हो सकती है, और क्या हो सकती है, वेटिंग हो सकती है, और टर्मिनेट हो सकती है। तो ये कुछ स्टेट है जो किसी भी प्रोसेस की हो सकती है, और एक टाइम पर एक ही स्टेट होगी। ऑब्वियसली एक टाइम पर किसी प्रोसेस की दो स्टेट नहीं हो सकती। तो हमें पता चल जाएगा कि कोई प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हुई है क्या, या फिर रनिंग हो रही है तो बिल्कुल फिनिश होने वाली होगी ऑलमोस्ट। तो इससे पता चल जाएगा। दूसरी है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है, सिंपली अगर जनरली समझे टर्म्स का मतलब, तो प्रिविलेज का मतलब होता है कि कुछ खास अथॉरिटीज या कुछ हम बोलते हैं ना विशेष अधिकार, या फिर प्रिविलेज यानी कि कुछ एडवांटेजेस जिनको मिले होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस हैं ये, कि इनके माँ बाप पहले से इतने हाई सोसाइटी या हाई पोजीशंस पे हैं कि भाई बच्चे को तो फिर वो अच्छे से कहीं पर भी जॉब या कुछ भी है उनको इजी हो जाएगा, तो हम उनको बोलते हैं प्रिविलेज्ड होते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस जो आपकी आई है, प्रोसेस प्रिविलेजेस का क्या मतलब है? प्रोसेस प्रिविलेज का मतलब एक इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है प्रोसेस प्रिविलेज की, क्या ये प्रोसेस प्रिविलेज है, यस और नो। अब सिस्टम के अंदर प्रिविलेज का मतलब है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रोसेस जनरेट हुई है तो वो प्रिविलेज प्रोसेस में आएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा प्रायोरिटी में हायर प्रायोरिटी पे आता है देन यूजर प्रोसेस। तो अगर इस टाइप के प्रोसेस है तो ये ऑब्वियसली इसकी प्रिविलेज इसको मिलेगा, इसकी जो कमांड करेगी उसको जल्दी से रिसोर्स मिलेगा एज कंपेयर टू यूजर प्रोसेस, राइट। तो दूसरी इंफॉर्मेशन आती है इसमें प्रिविलेज। तीसरी होती है इंफॉर्मेशन आपकी पीसीबी के अंदर प्रोसेस आईडी, यूनिक पीआईडी जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। हर एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम आते ही एक पीआईडी एलोकेट कर देता है, तो वो यही है। देन पॉइंटर, इसके अंदर अगर एड्रेसेस होल्ड करने, कुछ भी करना है, नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करना है, कुछ भी काम है पॉइंटर से रिलेटेड, जैसे कि आप पढ़ ही चुके हो पॉइंटर्स एड्रेसेस होल्ड करते हैं। तो इस टाइप की अगर आपको कोई प्रोसेस के अंदर रिक्वायरमेंट है एड्रेस होल्ड करने की, तो उसके लिए पॉइंटर्स भी उसके अंदर गिवन होते हैं। देन नेक्स्ट है इसके अंदर पीसी, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट जो भी उसको काम करना है उसका
उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। ये चीज हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। एक्चुअली दिस इज अ रजिस्टर, ठीक है, जो होल्ड करके रखता है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को, यानी कि इस प्रोसेस को जिस भी स्टेट पे वो चल रहा है उसके बाद नेक्स्ट क्या टास्क करना है वो चीजें उसके अंदर वो होल्ड करके रखे, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर सीपीयू रजिस्टर्स। जितने भी सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर जो भी डेटा ये स्टोर करके रखता है तो उनको भी पीसीबी के अंदर होल्ड किया जाता है। देन नेक्स्ट इज सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया था कि सीपीयू शेड्यूलर जो होता है दैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, उसने कौन सी वाली एल्गोरिथम लगा करके प्रोसेसेस को सेलेक्ट किया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। देन मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो भी पीसीबी के अंदर स्टोर रहती है। देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब उस प्रोसेस में कौन सा रिसोर्स यूज कर लिया है, कौन सा उसको चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, उसके बारे में पूरी अकाउंटिंग डिटेल मैनेज करना ये पीसीबी के अंदर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ काम है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी पीसीबी के अंदर में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो पीसीबी के अंदर स्टोर रहती है और हर एक प्रोसेस की अपनी सेपरेट पीसीबी होती है, तो हर एक प्रोसेस पे ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, सो दिस वाज आवर पीसीबी। तो ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ इन सब चीजों के बारे में, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है व्हाट इज पीसीबी और इन सभी इंफॉर्मेशन में से कोई डाउट होगी किसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, जब भी किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस को चूज करना होता है, तो वहां पर आपका प्रोसेस मैनेजर या प्रोसेस शेड्यूलर एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, आपकी एक प्रोसेस को ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसने अडॉप्ट की है उसके बेस पर एक प्रोसेस को लेगा और उसको सीपीयू को एलोकेट कर देगा, सीपीयू उस प्रोसेस को एलोकेट कर देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। Process scheduling is an essential part of a multi-programming operating system. Such operating system allow more than one process to be loaded into the executable memory at a time, and the loaded processes share the CPU using time multiplexing. ये जो आपकी प्रोसेस शेड्यूलर है इसकी वजह से ही क्या हो पाता है, आपके जो प्रोसेसेस यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस लोडेड है मेन मेमोरी में, ये एक साथ एग्जीक्यूट हो पाती है। एक साथ का मतलब एक प्रोसेस आई, फटाफट उसने काम किया, सीपीयू से बाहर गई, फिर दूसरी को लेके आ गया, तो इस तरह से वो मल्टीपल प्रोसेसेस हमको एक साथ यूज हो काम करती हुई दिखती है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो न्यूमेरिकल्स अपने होंगे इनमें से दोनों में से एक कैटेगरी का होगा एक टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना क्या होता है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो यहीं पर क्लियर कर लेना। आगे जब मैं न्यूमेरिकल्स दूंगी तो मैं उसको या तो बोलूंगी कि नॉन प्रिमिटिव मेथड से सॉल्व करो, या तो उसको मैं बोलूंगी कि प्रिमिटिव मेथड से सॉल्व करो, और पेपर में भी यही लिखा हुआ है। तो वहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है एंड प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है। तो अपनी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है या शेड्यूलिंग होती है वो 2 कैटेगरी में फॉलो होती है। एक कैटेगरी है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और दूसरी है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। दो चीजें हैं, दो कैटेगरीज हैं शेड्यूलिंग की, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव।
दो मेथड हम ये कह सकते हैं कैटेगरीज। अब पहली कैटेगरी जो है नॉन प्री एम्प्टिव। नॉन का मतलब नहीं, प्री का मतलब पहले, एम्प्टिव का मतलब सिंपली यहाँ पे हम समझ सकते हैं खाली करना या खाली। ठीक है, तो एक जो कैटेगरी है वो नहीं करती है पहले ही फ्री या खाली, और दूसरी जो कैटेगरी है वो प्री एम्प्टिव यानी कि पहले ही खाली कर देती है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पर। सपोज आप लोग लैब में आए हो किसी भी प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। अब बाय चांस लैब के अंदर एक ही प्रिंटर है, ठीक है, सिस्टम तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रिंटर एक ही है। आप दो स्टूडेंट आ गए एक साथ, दो स्टूडेंट आ गए, अब दोनों को सिस्टम और प्रिंटर दोनों चाहिए। ठीक है, दोनों को अपने टास्क कंप्लीट करने हैं तो सिस्टम और प्रिंटर दोनों चाहिए। तो अब एक स्टूडेंट ने बोला कि मेरा टास्क जो है वो 10 मिनट्स का है। पहले स्टूडेंट ने बोला कि मेरा जो टास्क है वो 10 मिनट्स का है। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि मेरा 12 मिनट का है। अब जो स्टूडेंट आए उसमें से मैंने लेट सपोज पहले जो आ गए इन्होंने 10 मिनट वाले स्टूडेंट आ गए, सपोज पवन आ गए। ठीक है, सबसे पहले, और दूसरे स्टूडेंट जो है यहाँ पर वैभव आ गए। वैभव का काम है 12 मिनट्स का और पवन का काम है 10 मिनट्स का। दोनों को क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर और प्रिंटर, और इनको भी चाहिए कंप्यूटर और प्रिंटर बोथ अपना काम कंप्लीट करने के लिए। अब पवन आए हैं, पवन ने बोला मुझे 10 मिनट के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों चाहिए, तो मैंने इनको दे दिया। ठीक है, अब ये अपना काम इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बीच में इनको अगर बोलूं कि आप 5 मिनट का काम करके फिर बाकी का काम आप बाद में कर लेना, फिर 5 मिनट का वैभव को करने दो। ठीक है, लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं कि अगर मैंने एक बार स्टार्ट कर दिया तो मैं पूरा फिनिश ही करूंगा, मैं बीच में नहीं उठ सकता। ठीक है, मेरा काम जो है वो खराब हो जाएगा, मैं बीच में नहीं उठ सकता हूँ। मुझे जो भी चाहिए वो कंप्लीट होने तक मुझे एक बार में मुझे सारे रिसोर्सेज चाहिए। राइट, तो इसका मतलब जो पवन का वर्किंग स्टाइल है यहाँ पर वो क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी कि वो पहले ही खाली नहीं करेंगे जब तक उनका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। वो प्रिंटर और सिस्टम दोनों खाली नहीं करेंगे। कब छोड़ेंगे सिस्टम को, जब उनका काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उस टाइप की प्रोसेसेस जिनको एक बार सीपीयू मिल गया तो वो अपना टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक सीपीयू को नहीं फ्री करती हैं। उस टाइप की जो शेड्यूलिंग होती है अपनी, उनको हम क्या कहते हैं, प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो अपनी ऐसी कई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आएंगी जिसके अंदर की अगर प्रोसेस को एक बार सीपीयू मिल गया तो अपने कंप्लीशन के बाद ही हटती है, उससे पहले बीच में ही नहीं छोड़ती है। समझ में आई चीज? नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब वो पहले ही फ्री नहीं करती है रिसोर्स को, देयर कंप्लीशन जब कंप्लीट हो जाता है तभी वो फ्री करती है। दूसरी तरफ दूसरी प्रोसेसेस होती है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। दूसरी जो शेड्यूलिंग मेथड होते हैं वो होते हैं प्रीएम्प्टिव। उसके अंदर की क्या होता है कि हमने जैसे अब लेट्स सपोज इन्होंने तो बोला कि मुझे इस टाइप का चाहिए, पवन ने कहा कि मुझे तो इस टाइप का चाहिए मैम कि एक बार मुझे दे दो तो मैं कंप्लीट करती। बट मैंने कहा नहीं, हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज प्रीएम्प्टिव। ठीक है, हमारे यहाँ तो इसी तरह से काम होगा कि आप अपना काम 5-5 मिनट के लिए करो, या फिर जैसे ही कोई रिसोर्स फ्री हो किसी और को दे दो। इस तरह का काम हमारे यहाँ होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपने प्रिंटर होल्ड करके रखा है, या प्रिंटर पे काम हो रहा है तो सिस्टम फालतू में होल्ड करके रखा है। तो उस टाइप का वर्किंग स्टाइल चल रहा है अपने यहाँ कि आप 5 मिनट के लिए यूज करो, फ्री करो, दूसरी प्रोसेस यानी कि दूसरे स्टूडेंट को भी 5 मिनट का काम करने दो, फिर वो भी फ्री करेंगे 5 मिनट में, फिर तीसरा स्टूडेंट है तो उसको भी देंगे, फिर आपका टर्न दोबारा आएगा। जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता तब तक आप ले सकते हो सिस्टम को अगेन एंड अगेन, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जिसके अंदर की प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही
सीपीयू को फ्री कर देती है, दूसरी प्रोसेस को आने देती है। ठीक है, तो दो ये मेथड है, दो शेड्यूलिंग के। तो कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इस कैटेगरी में आती है और कुछ इस कैटेगरी में आती है। इनकी डेफिनेशन भी अगर आप देखो, when the currently executing process give up the CPU voluntarily, यानी कि खुद देती है, जब voluntarily कब देगी वो, जब कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। दूसरा है यहाँ पर preemptive scheduling, when the operating system decided to favor another process, preemptive the currently executing process, यानी कि preemptive पहले खाली करा देना कि भाई तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हो, कोई बात नहीं, आप अभी खाली करो, दोबारा आ जाना। ठीक है, तो दैट इज preemptive scheduling। दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे।